एमवाई समीकरण को साधने के लिए रामकृपाल यादव को आगे किया जा सकता है। पवन सिंह के चलते भाजपा ने करीब 4 सीटें गंवाई। बिहार में ब्राह्मणों का अब वो एक दौर था जिस दौर में ब्राह्मण सीएम हुआ करते थे। लोकसभा में तो पूरा मैं घुमा हूँ, यहाँ पल पल बदलता है। गाना आया है ना कि छने छने बदले तहरो मिजाज राजो, वही है बिहार की जनता का मिजाज, तुरंत में बदल जाता है। मुसलमान वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने बहुत अच्छा मास्टर प्लान अपनाया था कि शहनवाज हुसैन के हिसाब से हम जो एक समीकरण जो लालू प्रसाद यादव उस पर एक कब्जा जताते हैं, शहनवाज हुसैन के मार्फत हम वो खींच लेंगे। तो शायद सम्राट चौधरी पर दांव खेल सकती है बीजेपी, लेकिन आपको वही है कि फिर लॉबी में जाना पड़ेगा। तो वोट बैंक की उसको नित्यानंद राय उस पर कभी भी खड़े नहीं उतरे हैं, ना 19 में खड़े उतरे ना 24 में खड़े उतरे। वैसे भी दिलीप जायसवाल वैश्य बनिया वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने उनको आगे कर दिया है, तो संजय जायसवाल बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आज बिहार भाजपा को जिस जगह तक पहुंचाया गया उसमें नगेंद्र जी का बहुत बड़ा। नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। मैं पल्लवी रंजन। आपको बताएं कि 2025 विधानसभा शुरू होने वाला, तरीके से बात करें तो शुरू होने वाला क्या, लगभग शुरू हो चुका है। सब लोग तैयारी में जुट चुके हैं। अगर वही हम बात करें 2020 की, तो 2020 और 2025 5 साल होता है। इस 5 साल में 2020 के अनुसार 2025 में बहुत नए चेहरे आए। कुछ नए चेहरे पे हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी, मनोज सर और एक पांडे जी, रत्नेश पांडे इनका नाम है। आपने बहुत बार देखा होगा इनको। फिलहाल हम कुछ चेहरों पे बात करते हैं। मनोज सर, बिहार में भाजपा से बात करें तो कुछ नए चेहरे आ रहे हैं जो सीएम के दावेदार हो सकते हैं। दिलीप जायसवाल जी के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, दिलीप जायसवाल भाजपा के मैंने पूर्व में बिहार भाजपा के अध्यक्ष भी रहे, अभी लोकसभा के सांसद भी हैं, और जिस बिरादरी से आते हैं उनका भी महत्व है यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर 2020 में वो तमाम जो चेहरे अभी से तैयारी शुरू करके भाजपा जिसको सामने रखना चाहती है, अभी आप इसको मुख्यमंत्री का चेहरा मत कहिए, जिसको सामने रखना चाहती है उसमें दिलीप जायसवाल भी एक कद्दावर नेता है। जिस इलाके से आते हैं वहां उनकी पकड़ ज्यादा है, इसलिए भाजपा जो है उनको भी आगे। हम सम्राट चौधरी की बात करते हैं आपसे। क्या सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बन सकते? देखिए, एक जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तब एक संभावनाएं बन सकती थी सम्राट चौधरी के बारे में, कि सम्राट चौधरी पर लौकुश समीकरण के अनुसार खेला जा सकता है। नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुड़ सकता है। सम्राट चौधरी को एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा था, सेकंड मोदी का, योगी कहा जा रहा था। योगी राज, बुलडोजर की जब वो बातचीत करते थे यहाँ पर कि हमारी जब सरकार बनेगी तो बुलडोजर से हम माफियाओं का राज जो है, आतंक जो है खत्म कर देंगे, तब लौकुश समीकरण के अंदर आने वाले जो वोटर्स थे वो एक विकल्प के तौर पर देख रहे थे कि सम्राट चौधरी बन सकते हैं। ये अभी भी हम नहीं कह सकते हैं कि उनको नहीं बनाया जाएगा, भविष्य में बन भी सकते हैं। बीजेपी एक दाव खेल भी सकती है। और सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ रह के अब राजनीति के गुण जो सीखे हैं, उनको भी पता चल गया है कि नीतीश कुमार कैसे एक नया टर्नआउट करते हैं बिहार के राजनीति में, वैसा मुझे भी करना चाहिए। लेकिन फिलहाल क्या है, बीजेपी के अंदर लॉबिंग है। अगर लॉबिंग में सम्राट चौधरी आगे निकल गए, सारा खेल लॉबी का है। मनोज सर भली बात ही जानते हो, आप जानते हैं बीजेपी बीट आप अच्छे से देखते हैं, आप लोगों के नेताओं के साथ आपका अच्छा ट्यूनिंग है। तो ये लॉबी में अगर पास कर गए सम्राट चौधरी, तो इतना आप समझ के चलिए कि एक लौकुश वोट बैंक जो है, अब मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा एक ऑप्शन में देखे जाते हैं लौकुश समीकरण का, कितने कुशवाहा वोटर्स उनके साथ जुड़ेंगे? कुशवाहा के अलावा क्या कोयरी उनके साथ जुड़ते हैं? सम्राट चौधरी के साथ एक बड़ा फायदा है कि कोयरी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, युवा चेहरा है, युवाओं का एक सॉफ्ट कॉर्नर सम्राट चौधरी के साथ रहता है हमेशा से। तो शायद सम्राट चौधरी पर दांव खेल सकती है बीजेपी, लेकिन आपको वही है कि फिर लॉबी में जाना पड़ेगा। कई सीनियर नेता हैं सम्राट चौधरी से, वैसे भी काफी सीनियर नेताओं की जो मतलब कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट जो है दोनों के बीच लगा रहता है। लोकसभा में हमने देखा, अश्विनी चौबे एक बड़ा उदाहरण है, नाम भी खोल देना चाहेंगे हम, क्योंकि तब अश्विनी चौबे ने किस तरीके से बिहार बीजेपी के अंदर एक ड्रामा क्रिएट किया था सम्राट चौधरी को लेकर के, जग जाहिर है। और इस वजह से ऐसा लगता है कि सच में कुछ ना कुछ सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी सोच रही होगी भविष्य में। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है नीतीश कुमार के चेहरे पे ही बीजेपी खेलना चाहेगी, लेकिन तैयार कर रही है एक विकल्प के रूप में सम्राट चौधरी को। नित्यानंद राय के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं, और पल्लवी नित्यानंद राय पे 2000 हमने बिहार की राजनीति में देखा कि 2020 में भी उनको सामने रखा गया यादव वोट बैंक के लिए।
2015 में भी ये 2024 में भी आगे रखा गया लोकसभा में, और उसके पहले 2019 में भी आगे रखा गया। लेकिन नित्यानंद राय से रत्नेश आप भी जानते होंगे, जो संभावनाएं थी यादव वोट बैंक की, उसको नित्यानंद राय उस पर कभी भी खरे नहीं उतरे हैं, ना 19 में खरे उतरे, ना 24 में खरे उतरे। तो यादव वोट बैंक पर जो कब्जा करने की बीजेपी की जो रणनीति थी, वो नित्यानंद राय उसे पूरा नहीं कर पाए, और जिसके चलते भाई यादव हैं, बिहार की राजनीति में यादवों का एक वर्चस्व है, और भूपेंद्र यादव जो है उनको राजनीति में यहाँ पर बहुत आगे तक लेके गए। उन्हीं के समय अध्यक्ष बने थे जब भूपेंद्र यादव यहाँ पे संगठन मंत्री बने थे। तो उसी चीज के लिए कि भाई यादव नाराज नहीं हो, और भाई बिहार में ये कुछ सही नहीं कर पा रहा है, तो इनको अब दिल्ली लेके चलो, दिल्ली में लेकिन जैसा आपने कहा, नित्यानंद राय से बिहार के यादव मैंने एक तरीके से आकर्षित नहीं, उनको यादव नहीं मानते हैं। देखिए, बिहार के यादव में एक बड़ा मतलब मुझे लगता है विचित्र ये तस्वीर है। लालू प्रसाद यादव को छोड़ के वो जाना नहीं चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव के अलावा कोई भी यादव नेता बीजेपी के अंदर नहीं है, वो अपन वर्चस्व नहीं बना पाया है। आपको याद होगा कि साल 2023 में ही 23 की 24 में गोवर्धन पूजा के दिन यही पटना के बापू सभागार में एक आयोजन किया गया था यादव वोट बैंक को कब्जा में करने के लिए। संजय जायसवाल जी के बारे में रत्नेश जी आप क्या कहते हैं? देखिए, संजय जायसवाल के बारे में बहुत चर्चा नहीं है, क्योंकि पूर्व में वो प्रदेश अध्यक्ष थे, और जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या उन्होंने नहीं कहा था, हर समय हर वक्त ट्वीट करते थे। जैसे महागठबंधन में आप जाइएगा तो सुनील सिंह जो पूर्व एमएलसी अब हो चुके हैं, उनको नीतीश पे हमले करने की वजह से उनका पद खाली हो गया था। सेम कंडीशन हुआ था, मुझे याद है कि इनके साथ में क्या नाम है इनका, संजय जायसवाल के साथ, संजय जायसवाल के साथ भी सेम कंडीशन हुआ था। उनको भी नीतीश पर हमला करना काफी भारी पड़ गया। और अब देखिएगा मनोज सर, आप भी देखिएगा कि बीजेपी में बहुत ज्यादा वो बिहार बीजेपी के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सांसद बने हैं, उनको लग गया है कि बीजेपी बहुत ज्यादा प्रमोट मुझे नहीं करेगी, वो सांसद बने हैं, सांसद के रूप में अपना काम कर रहे हैं, क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है, और इस वजह से 2 बार 3 बार लगातार वो जीतते भी आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उनपे बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। वैसे भी दिलीप जायसवाल वैश्य बनिया वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने उनको आगे कर दिया है, तो संजय जायसवाल बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि चर्चा कर सकते। आप भी जानते होंगे, नीतीश कुमार से जो पंगा लेता है, चाहे जब वो एनडीए के साथ हो या राजद के साथ हो, नीतीश किसी को बकसते नहीं है। आप पूरा इतिहास उनका उठाकर देख लीजिए तो नीतीश संजय जायसवाल को भी किनारा लगा दिया उन्होंने। सम्राट चौधरी, जो आपने अभी बात कही कि युवाओं के हृदय सम्राट बनना शुरू हुए थे, वही बुलडोजर बाबा, और नीतीश के ऊपर जो हमले वो बोलते थे कि, तो लोगों का एक वर्ग जो है बिहार का वो जुड़ा था उनके बिल्कुल। लेकिन आपने देखा कि कस्में खाई थी, कस्में वादे हुए थे वहां पे, लेकिन नीतीश ने कैसे उनका पर कतर दिया, और वही सम्राट, और उस समय सम्राट चौधरी को के लिए वो जरूरत भी था। बिल्कुल, अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद आज जो फ्रेम में दिखते हैं सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ, वो नहीं दिखते, गायब हो जाते हैं वहां से। नागेंद्र जी के बारे में बात करेंगे। नागेंद्र जी के बारे में ये है कि आप नागेंद्र जी अंडर द टेबल काम कर, भाजपा को कैसे सजाना है बिहार में, कैसे आगे तक इन चेहरों को ले आना है, कहाँ मेहनत की जरूरत है, नागेंद्र जी ये काम करते हैं। लेकिन अंततोगत्वा आप ये मान के चलिए कि यदि भाजपा उस जगह तक पहुंची जहां सरकार बनाने की बारी आएगी, तो नागेंद्र जी का भी कहीं ना कहीं जो जिक्र जरूर होगी, क्योंकि आज बिहार भाजपा को जिस जगह तक पहुंचाया गया उसमें नागेंद्र जी का बहुत बड़ा। शहनवाज हुसैन जी के बारे में बात करेंगे। शहनवाज हुसैन, बेशक आप नाम ले रही हैं, मैं बहुत मतलब चर्चा में रहे थे एक समय में, उद्योग मंत्री थे बिहार में, और बिहार में उद्योग का एक जो हब कहा जाता है वो लगाने की उन्होंने बात कही थी। लेकिन वही था, फ्लाइट पे चढ़े तो मंत्री थे, और जब लैंड किए तो पता चला कि मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा उनको। तो इस वजह से अब सम्राट चौधरी, माफ कीजिएगा, शहनवाज हुसैन के साथ भी क्या हो गया ना कि मुसलमान वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने बहुत अच्छा मास्टर प्लान अपनाया था कि शहनवाज हुसैन के हिसाब से हम जो एक समीकरण जो लालू प्रसाद यादव उस पर एक कब्जा जताते हैं, शहनवाज हुसैन के मार्फत हम वो खींच लेंगे। लेकिन एक समय के बाद अब शहनवाज हुसैन आज कहाँ है बीजेपी में, कहीं दिखते हैं क्या? गाए बगाए किसी कार्यक्रम में दिख जाते हैं। वो एक अच्छा चेहरा है, अच्छे विकल्प थे। शहनवाज हुसैन को न सिर्फ मुसलमान बल्कि आप स्वर्ण में फॉरवर्डों की बातचीत करें, वो भी काफी अच्छा उनको पसंद करने लगे थे। इसके अलावा यादव भी पसंद करते थे, इसके अलावा हर जाति के लोग उनको पसंद करता था। लेकिन बीजेपी में वही मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, लॉबी है।
अगर आप उस लॉबी को पकड़ के रहिएगा तो बिल्कुल, आपके साथ बिल्कुल, भला होगा, बिल्कुल। वरना आपको कहाँ संटिंग में डाल दिया जाएगा। अब देखिए ना कि यही एनडीए गठबंधन की सरकार बनी वापस से, तो क्या शहनवाज हुसैन को फिर से मंत्री नहीं बनाया जा सकता था? क्या उद्योग में शहनवाज हुसैन को आगे नहीं किया जा सकता था? तो रोक दूं यहाँ पे 2024 का इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए भी ऑफ द कैमरा की बात है कि शहनवाज हुसैन तैयार थे। बिल्कुल बिल्कुल और तैयार हम लोग थे। 2-4 लोग बैठे थे चर्चा, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको समझ में ही आ गया था कि हम लॉबी से साइड कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई मुझे दिल्ली ही रहने दो, मेरे लिए दिल्ली सही है। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी कभी मुसलमान चेहरा को आगे प्रेजेंट नहीं करेगी, क्योंकि संघ की पकड़ उस पर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। बिहार में अगर मुसलमान चेहरा शहनवाज हुसैन को आगे कर दिया जाता है, तो जो काम नित्यानंद राय नहीं कर पाए, जो काम रामकृपाल यादव नहीं कर पाएंगे, शायद शहनवाज हुसैन कर सकते हैं। रत्नेश जी, मैं आपको बता दूं कि यदि भाजपा ये सिर्फ मंच से अनाउंस कर दे, खास करके अमित शाह से लेके नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा कोई, कि भाई यदि सरकार बनती है तो उसमें एक चेहरा उप मुख्यमंत्री का मुस्लिम होगा, तो बस बिल्कुल आप सही देख बोल रहे लीजिए हैं। बिहार की राजनीति किस तरीके से करवट लेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा चेहरा एक उप मुख्यमंत्री होगा और एक दलित वर्ग से आएगा। मुख्यमंत्री किसे चुना जाए, नीतीश होंगे, सम्राट होंगे, वो छोड़ दीजिए, और शायद अभी ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं बड़ी दूर की आपको बात बता रहा हूं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिहार के लोग ये चीजें, बिहार का मुस्लिम करीब 30% के आसपास है, वो तुरंत देखेगा कि चलिए भाजपा से अटैच्ड होने का उनको मौका मिलेगा रखने से। और ये दाव जो है कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी बिछा रही है, जिसका नुकसान भी भाजपा। तो ये चीज देखा जाए तो भाजपा में ही हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो कि भाजपा में हैं। बिल्कुल है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि मुस्लिम भाजपा से क्यों दूर रहते, आरएसएस की वजह से, कि आरएसएस का एक जोड़ है उस पे, एक डाली है भाजपा ना, तो इसकी वजह से भी दूर रहती है। नहीं, आरएसएस की वजह से आप दूर नहीं कर सकती हैं। आरएसएस बहुत काम कर रहा है मुस्लिम वर्गों पे, उसकी महिला वाहिनी बड़ी मजबूत हो गई है। आपको याद होगा सर, मैं एक दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बुलडोजर चला रहे थे, मस्जिदों को ढा रहे थे, तो जो आरएसएस के प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि इस तरीके से बुलडोजर चलाना समाज में एक द्वंद्वता जो है हिंदू मुसलमान के बीच वो पैदा कर रहा है, तो इसे रोकने की बेजरूरत है। एक मुसलमान के लिए उन्होंने ऐसा बात कहा था। तो ये कहीं ना कहीं आरएसएस, जैसा आप कह रहे हैं कि काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और बिहार में इसका देखने को मिलेगा 2025 में। ये इसको खींचेंगे मनोज सर तो बहुत लंबा चला जाएगा, लंबी बातचीत हो जाएगी। तो हम बात करते हैं राधा मोहन सिंह जी पे, एमपी हैं। क्या कहें, राधा मोहन सिंह, देखिए राधा मोहन सिंह को भी आप एक तरीके से कह लीजिए तो वो भी अब उस लॉबी का, बिहार वाली लॉबी का हिस्सा नहीं रहे। राधा मोहन सिंह, पिछली बार ही उनका टिकट कट रहा था, ये 99% फाइनल हो गया था, लेकिन वो मोदी जी का था कि मोदी जी ने पुराने चेहरों पर ही दाव लगाया बिहार में। तो राधा मोहन सिंह अब कोई बहुत जाओ ना, वो सक्रिय राजनीति चर्चा के विषय भी नहीं है, लेकिन हाँ फ्रेम में रखा जाता है, भुनिहार लॉबी से आते हैं। बिल्कुल, इसके कारण पांडे जी, हम आपसे बात करते हैं पांडे जी के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए मंगल पांडे, मुझे लगता है कि वो खुद ही रिजेक्ट कर देंगे सीएम का पद अगर उनको मिलेगा तो। बिहार में ब्राह्मणों का अब वो एक दौर था जिस दौर में ब्राह्मण सीएम हुआ करते थे। हम पढ़े हैं, कई कहानियां पढ़े हैं, कई आर्टिकल पढ़े हैं। कांग्रेस में मतलब ब्राह्मणों को आगे बढ़ाई, कांग्रेस ने सीएम भी बनाया। लेकिन अब बिहार बीजेपी के अंदर मुझे नहीं, बहुत मुश्किल है ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनना। यहाँ पे जो जाति है, जो 36% आबादी है अति पिछड़ों की, वो कभी स्वीकार ही नहीं करेगी कि जो है वो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन पाए। रत्नेश, जो आपने बात की ना वो एकदम बिल्कुल सच्चाई है इसमें, कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस के जमाने में हुआ करते थे। तो भाई वो वैसे चेहरे वाले मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण थे। यदि आप जगन्नाथ मिश्रा की बात कर लीजिए तो सुबह 8 बजे से रोज ही उनके लिए जनता दरबार खुला रहता था। हम नहीं मानते कि मंगल पांडे का जनता के बीच में कोई आधार है। उनके क्षेत्र के लोग ये बात करते हैं कि हिम्मत मत लड़के दिखा दो, बैक द डोर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोकसभा में वो लाख कोशिश कर लिए कि उनको टिकट मिल जाए। भाजपा जानती थी कि ये जीतेंगे नहीं जीतेंगे, इसलिए उनको टिकट नहीं। बिल्कुल पल्लवी, इसमें कहने में मुझे अजय पत्रकार कोई संकोच नहीं है कि मंगल पांडे का जनाधार जो है जनता के बीच में नहीं है, भले वो भाजपा में एक ब्राह्मण चेहरा हो। बिल्कुल सच्चाई है। हरीश सहनी जी हैं, बात करें उनके बारे में तो क्या कहते हैं? बिल्कुल, एक मल्लाहों का वोट बैंक है हरीश सहनी के साथ में। और मुजफ्फरपुर में जो सांसद जीते हैं
एक बड़ा सपोर्ट रहा है हरी सहनी का, बिल्कुल। और उन्होंने जिताया भी है। और इस वजह से हाँ, एक पिछड़ा अति पिछड़ा दलित का कार्ड हरी सहनी के नाम पर बीजेपी खेल सकती है। लेकिन यहाँ भी वही मैं कहूंगा कि लॉबी वाली बात है। हरी सहनी उस लॉबी से नहीं आते हैं, बेशक बहुत शानदार अपने विभाग में काम करते हैं और अच्छे से, मेरी व्यक्तिगत उनसे जान पहचान भी बहुत अच्छी है, मैं बैठ के बात, व्यवहारिक नेता है, व्यवहारिक नेता जनता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन लॉबी में नहीं है। लॉबी में नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी कुछ करेगी। लेकिन एक चीज और भी बता देता हूं कि बीजेपी बिहार को लेकर के कोई चौंकाने वाले फैसले भी ले सकती है। ये तो रत्न, देखिए हम लोग भले जो चर्चा कर रहे हो रत्नेश, ये बात निश्चित सच्चाई है। जैसे अभी तक देख लीजिए दिल्ली से चौंकाने वाली खबर जो मैंने कहा कि बिहारी चेहरा एक उप मुख्यमंत्री बन रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बन रहा है ये अभी तक ये नहीं है। और वही पहले तो अभी आंकड़ों का खेल देख लीजिए, और हमने तो एग्जाम्पल देखा ना राजस्थान में, राजस्थान में, उसके बाद भोपाल में, एमपी में भी देखा, मोहन यादव को बना दिया गया। तो ये एक एग्जाम्पल बीजेपी ने दिखा दिया है कि चौंकाने वाले फैसले हम ले सकते हैं। तो ये सारी चर्चाएं जो हम कर रहे हैं जिनके नाम पर, ये हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं में से कोई एक बन जाए। आरके सिंह के बारे में बात कर सकते हैं, आ सकते हैं। आरके सिंह जो है, पल्लवी रत्नेश भी जानते हैं, आरके सिंह मोदी के बड़े करीबी हैं। बिल्कुल। इस बार थोड़ी नाराजगी उनकी हो गई, वहां के आरा की जनता की हुई, उनको हराए लोग। लेकिन आरके सिंह एक चेहरा तो है राजपूत बिरादरी के, और जिस तरफ राजपूत वोट बैंक ज्यादा है, ये आरा और ये सब जो इलाके हैं, तो एक चेहरा तो निश्चित तौर पर आरके सिंह। और मुझे लगता है कि उनको एक गिफ्ट के रूप में कुछ नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आरके सिंह 3 बार से वहां सांसद रहे में, और पवन सिंह के वजह से वो हार गए। और बीजेपी ये काफी देर कर दी पवन सिंह को, उनके बीजेपी में रहते हुए टिकट का अनाउंसमेंट, माफ कीजिएगा, चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट किया था, और तब तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। तो बीजेपी, भाजपा जो है, वो केंद्र की जो भाजपा है, वो बिहार के हर राज्य में देखती है कि मेरा कार्यकर्ता कौन, नेता कौन बढ़िया है। आपको पता होगा, एक पवन सिंह के चलते भाजपा ने करीब 4 सीटें गंवाई, और 4 नहीं, पूरा शाहाबाद 24 सीटें गायब हो गई, और एक गिफ्ट भी देना पड़ा उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजना पड़ा। बिल्कुल, वरना वो सीट भाजपा के पास होती, वो गिफ्ट ही दी गई उपेंद्र कुशवाहा को। यदि वो जीत जाते वहां से तो सीट दूसरा कोई जाता। तो पवन सिंह के चलते भाजपा को अच्छा खासा नुकसान। बिल्कुल। रत्नेश जी, हम बात करें सुशील सिंह के बारे में। देखिए, सांसद हैं, पूर्व के सांसद भी रहे हैं, और इनको भी मुझे लगता है कि गिफ्ट स्वरूप कुछ मिल सकता, लेकिन फिर भी वही कहूंगा, फॉरवर्डों के लिए बड़ा मुश्किल है बिहार में चुनाव मुख्यमंत्री बन जाना। लेकिन अगर बीजेपी चौंकाने वाला फैसला ले सकती है तो शायद सुशील सिंह आ सकते हैं फ्रेम में। राम कृपाल यादव की बात करेंगे। एक और चीज बोलूं कि राम कृपाल यादव 1990 के आसपास की बात है, आरजेडी में थे। आरजेडी छोड़ के वो भाजपा में आए, पाटलिपुत्रा उनका रहा है, इस बार चुनाव हारे हैं। तो क्या भाजपा उनको आगे रख सकती है? MY समीकरण को साधने के लिए रामकृपाल यादव को आगे किया जा सकता है। यादव टूटेंगे लालू प्रसाद यादव से तो शायद रामकृपाल यादव ही तोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है यादव को तोड़ लेना। लालू यादव का बयान मुझे बार बार याद आता है कि यादव को टूटे वाला हाउ, वो बयान जो था बार बार मेरे जहन में आता है जब बात बीजेपी कहती है कि यादव को तोड़। ये चीज तो देखा जा सकता है कि अगर हम MP की बात कर ले, अदर चीजों की बात कर ले, लेकिन जब विधानसभा आता है तो लोग लालू यादव को ही देखना पसंद करते हैं। और एक और बात मैं बता दूं इस चर्चा के अंत में जाते जाते कि जो तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना है, IB की रिपोर्ट है, हमने कई चैनल पे ये खबर भी किया है कि उनकी जो रिपोर्ट ये यात्रा है प्रगति यात्रा पर भारी है और लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। तो ये भी एक संभावना बन सकता है कि तेजस्वी यादव बिहार के CM बन जाए। शायद उनका ये मेहनत सफल हो जाए, लेकिन फिर भी बीजेपी पूरा एड़ी चोटी लगा देगी कि अगर नीतीश कुमार इस बार हारे तो समझिए कि उनका राजनीतिक करियर समाप्त होते हुए। लेकिन रत्नेश, इसमें एक चीज और आएगी, जो जदयू NDA जो अपना आंकड़ा पेश कर रही है, लोकसभा चुनाव में 176 विधानसभा में वो आगे थे। बिल्कुल 176 विधानसभा, और इसीलिए वो 200 का टारगेट, अब 225 का टारगेट, 176 में तो हम आगे थे ही। लेकिन हमको लग रहा है कि NDA की ये भूल कहीं ना कहीं हो रही है। भूल नहीं हो रही है। देखिए, बिहार की जनता, और मैं मतलब लोकसभा में तो पूरा मैं घुमा हूँ, यहाँ पल पल बदलता है। गाना आया है ना कि छाने छाने बदले तहरो मिजाज राजो, वही है बिहार की जनता का मिजाज, तुरंत में बदल जाता है। पता चला कि अब 48 घंटे पहले आपको बता दें कि बिहार में वोटिंग
चेंज होते हैं, बिल्कुल। जनता का मिजाज चेंज हो जाता है। आपने सब कुछ मेहनत कर दिया, आप सब कुछ कर दिए। लोकसभा में ये पैटर्न मैंने देखा है 48 घंटे पहले भाई। लोकसभा की बात करें, क्या आप ग्रामीण लेवल पे बात कर लीजिए, बिल्कुल 3 घंटे पहले तक मैंने देखा है कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है, मैंने जी। देखा है कि 3 घंटे पहले लोग कहेंगे आपके साथ है, 3 घंटे बाद नहीं है वो पलट और गए। रिजल्ट आया कुछ और आया। बिल्कुल ऐसा होता तो है। बिल्कुल ये मिजाज जनता का कभी भाप भी नहीं बदल- सकते हैं आप। कभी कहेंगे कि लालू के साथ हैं, पता चला मोदी जी का समर्थन कर दिया। मतदान होता है ना। कभी पता चला कि ये लेकिन रत्नेश, एक सवाल मैं आपसे करूं जरा पल्लवी को रोक के बीच में, कि एक तरफ बढ़ता बिहार, आधा पेट खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, जन सुराज, माई बहन योजना, और एनडीए में मोदी जी की गारंटी और मोदी जी का वादा, कौन भारी पड़ेगा इस बिहार की राजनीति में? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। एक तीसरा विकल्प है बिहार में जन स्वराज का, उस पर भी हम एक दिन विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन इतना कहेंगे कि बिहार का विधानसभा का चुनाव है, प्रशांत किशोर को आप भी करीब से देख रहे हैं, हम भी करीब से देख रहे हैं। एक नया एक्सपेरिमेंट बिहार में उन्होंने किया है और मुझे लगता है कि विधानसभा में कुछ हद तक सफल भी रहेंगे। अगर इस बार वो सफल हो गए तो अगले बार तो आप समझिए कि उनकी सरकार निश्चित तो नहीं क्या आप बनेगी। मानते हैं कि ताले की चाबी कहीं प्रशांत किशोर के पास रह सकती है? बिल्कुल, मैंने तो कहा कि कुछ सीटों पर प्रशांत किशोर बिल्कुल आगे जा सकते हैं। नीतीश कुमार इसमें डैमेज होंगे, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी को पता है कि मान के चलिए कि कुछ सीटों पर हम हार भी गए तो सरकार तो गठबंधन के साथ ही बनाना है। अब बीजेपी को इससे कोई लॉस नहीं है। चिंता है नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 45 से कहीं 20 ना आ जाए, 20 से कहीं 5 ना आ जाए, ये भी डर है। हमने एक निष्कर्ष भारत में सर्वे कराया, 63% लोग जो हैं वो जनसुराज कह रहे हैं कि हमारे अपने बच्चों को पढ़ाना है, पलायन रोकनी है। लेकिन जो आपने बात कह दी कि 48 घंटे पहले छने छने बदले मिजाज, जो वो चलिए एक अंतिम नाम है अश्विनी चौबे। क्या कहेंगे रत्नेश? मुझे नहीं लगता कि अश्विनी चौबे जी को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने यदि मान के चले कि हम बक्सर वाली सीट भी हराने में बयानबाजी के समय, अश्विनी चौबे नो डाउट ब्राह्मणों के बड़े अच्छे नेता और थे वो, लेकिन बीच के चुनाव में जब उनको टिकट नहीं मिला और जब उन्होंने कुछ वैसी हरकत की तो लोग नाराज, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी नाराज है। हाँ, अब प्रधानमंत्री मोदी 24 तारीख को आ रहे हैं भागलपुर में, सुन रहे हैं कि अश्विनी चौबे उनसे मिलेंगे। तो अश्विनी चौबे, हमें नहीं लगता कि राजनीति में बहुत ज्यादा कहीं, क्या रत्नेश? बिल्कुल सच्चाई है। बक्सर में जो मिथिलेश तिवारी वहां से चुनाव लड़े थे, हार का एक बड़ा कारण मतलब आरोप लगता है, ये हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन आरोप लगता है। बक्सर में मैं 5 दिन रहा था और वहां पर बक्सर की जनता ये कह रही थी कि कुछ लोग थे मिथिलेश तिवारी के साथ, लेकिन मिथिलेश तिवारी के पार्टी के ही कुछ नेता अश्विनी चौबे के कहने पर आनंद मिश्रा को भी वोट करा रहे थे। ये ऑफ द रिकॉर्ड सारी चर्चाएं हैं। मैं गाड़ी पे बहुत सारे लोगों के साथ घूम रहा था, बातचीत भी कर रहा था, वो नहीं, आप देख लीजिए रत्नेश, जितने वोट से मिथिलेश तिवारी हारे उतना ही वोट जो है आनंद मिश्रा को गया है। बिल्कुल, तो ये मुझे नहीं लगता कि अश्विनी चौबे पे बहुत ज्यादा चर्चा होगी। बिल्कुल, चलिए कुछ और बातों पे चर्चा करेंगे। फिलहाल तो ये शुरुआत है बिहार की राजनीति का, विधानसभा चुनाव है। आगे आने वाले वक्त में बिहार में क्या बदलाव होता है हम जरूर बताएंगे। प्रशांत किशोर आएंगे, एनडीए की सरकार बनेगी या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए निष्कर्ष भारत। नमस्कार। नमस्कार।